नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मुंबई की तरह सोमालिया के एक होटल में हुए आतंकी हमले ने सबको हिला दिया है। घटना की जिम्मेदारी इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाबी ने ली है। मुंबई के ताज होटल में किए गए हमले की तरह ही आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने पहले होटल के बाहर खड़ी 2 कार में बम विस्फोट किया और होटल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया और लिखा कि 26/11 जैसा हमला किए जाने की संभावना है। यह धमकी भरा मैसेज पाकिस्तानी नंबर से आया है। मैसेज करने वाले ने लिखा है कि लोकेशन ट्रेस करोगे तो वह भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। इस मैसेज में बताया गया कि 6 लोग हैं जो भारत में इस काम को अंजाम देंगे। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि यदि ऐसी स्थिति भारत के सामने कहीं दोबारा खड़ी हो जाए तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि सोमालिया में हुई घटना ने सबको एक बार फिर हिला दिया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि सोमालिया में मुंबई जैसा बड़ा घटना देखने को मिली है और आतंकी हमला हुआ है। घटना की जिम्मेदारी इस्लामी आतंकवादी संगठन अल शबाबी ने ली है। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में 12 से 15 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सोमालिया में ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, इसके बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि लगातार मुंबई पुलिस के पास भी धमके भरे मैसेज मिल रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक नाव से AK-47 भी मिली थी। तो ऐसे में यदि ऐसी कोई स्थिति एक बार फिर भारत के सामने आकर खड़ी हो जाती है तो भारत ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आपको बता रहे हैं कि सोमालिया के एक 7 सितारा होटल को आतंकियों ने अपने निशाने पर लेकर उस पर हमला बोल दिया। फायरिंग की जा रही है। 12 से 14 घंटे करीब हो चुके हैं। पूरे घटना को पूरा जो होटल है वो कैप्चर किया हुआ है। हॉस्टेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर निकलकर सोमालिया से सामने आ रही है। और साथ ही साथ मुंबई में भी मुंबई पुलिस को धमकी भरे मैसेज मिले हैं कि 26/11 जैसा हमला दोबारा हो सकता है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यदि भारत के सामने कोई ऐसी स्थिति दोबारा से आकर खड़ी हो जाती है 26/11 की तरह, तो उसके लिए हम कितनी तरह तैयार हैं। क्या सारी जो डिफेंस की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, या फिर अभी और ज़्यादा इसको पुख्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि सोमालिया में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल तस्वीरें वैसे ही निकलकर सामने आ रही हैं जो तस्वीरें 26/11 के वक्त मुंबई में देखने को मिली थी। सोमालिया की लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार करीबन 10 से 15 लोगों की मारे जाने की खबर है। होटल में कुछ सरकारी अधिकारी भी बताए जा रहे थे, जिनको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनकी मौजूदा सिचुएशंस क्या हैं। अल शबाबी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर्वेश्वर पाठक साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ललन सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। सोमालिया में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। अल शबाब आतंकी संगठन है, वो अल-कायदा का ही एक धड़ा और इसका एकमात्र सोच है सोमालिया के जो सरकार है उसको ध्वस्त करना। सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो काम करने का तरीका ये बड़े आश्चर्यजनक, जैसे कि 14 साल पहले मुंबई के अंदर ताज और
ये हयात होटल के ऊपर जो सोमालिया के राजधानी से बहुत सटे हुए एयरपोर्ट के पास ही ये होटल है। अब कंफर्म तो हो चुका कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है और उससे उस होटल का मालिक भी है। अब आपने जो पूछा है उसका साफ मैंने एक ही चीज बताया कि जब शाहजहाँ का ये खड़ा है तो पूरी दुनिया में इनकी सोच एक ही है। एक पहली सोच ये है कि कट्टरवाद और इस्लामिक कन्वर्सन, और दूसरा इनके साथ है कि साहब अपने सोमालिया का जो सरकार है, जो उनकी स्थापित मतलब उनके शासन है, उसको पूरी तौर पे खात्मा कर देना। अब सबसे बड़ी चीज है कि अब लगातार जो इनकी हरकतें पहले भी सोमालिया के राजधानी में हुई है, हालांकि यूएस ने भी इनको पूरी तौर पे एयर स्ट्राइक से भी इनको ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित और वजूद को कायम करने के लिए सोमालिया और केन्या जो दक्षिण का इलाका है उसमें ये अपना इफेक्ट लगातार बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो हयात होटल में हुआ है वो बहुत दुखद और खतरनाक साजिश है, जिसके ऊपर दुनिया को एक बार सच और एक्शन की जरूरत है। ये मैं अपनी सोच से बताना चाहूंगा। सवाल ये है ललन सिंह जी यहाँ पर कि जो सोमालिया में हो रहा है उसकी तस्वीरें काफ़ी हद तक मुंबई के 26/11 अटैक से मिलती जुलती हैं। क्या ये 26/11 के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया हुआ लग रहा है आपको, या 26/11 की तरह अटैक करके कोई संदेश देने की यहाँ पर आतंकी संगठन जो है वो कोशिश कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये दुनिया की जितनी भी है, चाहे अलकायदा हो, चाहे लश्कर हो, या और भी कोई तंजीम और आतंकी संगठन हो, इनकी सोच एक ही है और कहीं न कहीं इनका मंजिल जो है, इनके मंजिल का जो जाने का तरीका है वो एक है। तो आपने जो प्रश्न बताया वो बहुत सही है कि अभी देखा आपने 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी नंबर से संदेश आया है कि आपके यहाँ लगभग 6 हमारे कार्यरत है और फिर मुंबई जैसा एक हरकत नापाक होने वाला है। हालांकि जांच का विषय है ये क्या अफवाह है या भारत के अंदर कोई स्लीपर सेल है, क्योंकि उसकी जो हिंदी में की गई है वो बहुत सटीक और साफ है। तो बातें कुछ भी हो, लेकिन आपका ये प्रश्न बहुत माने रखता है कि ये पूरी दुनिया के अंदर मुंबई जैसा ये जो हयात होटल में नापाक हरकत इनका हुआ है वो एक ही तरीका है, एक ही उनका सिस्टम है काम करने का, और इन्होंने पूरे होटल को बंधक बना दिया। हालांकि पहले ही एक स्टेज में 25 लोगों को सुरक्षित उनकी सुरक्षा बलों ने निकाल दिया था, लेकिन आखिर 14 लोग जिसमें उस हयात का मालिक भी मौत का घाट उतार दिया गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि 14 घंटे का जो ये ऑपरेशन चला है ये बहुत जबरदस्त मुठभेड़ के साथ चला है, लेकिन लगभग ये खत्म हो चुका है और आगे के लिए ये बात माननी पड़ेगी कि अलकायदा हो या और कोई तंजीम हो, भारत के लिए भी ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और के ऊपर भारत सरकार जो कि यूनाइटेड नेशन में अपनी पूरी जोर शोर से आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे हर वक्त वैश्विक जो आतंकी हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है, जो कि सबसे खतरनाक दुनिया के लिए साबित हो सकता है। ये मेरा यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये बातें कही बहुत मायने हैं इन बातों के, और कहीं ना कहीं अल शबाबी जो है वो पैरेलल एक तरह से अपनी सरकार भी चला रहा था, एक तरह से पूरा वर्चस्व कायम किया हुआ था। तो ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं उसमें क्या जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है इससे भारत को क्या कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के साथ अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है, भारत के सामने कोई इस तरह का कोई संकट आता है तो भारत को कितना हम तैयार माने। ये सीधा मैं विपिन जी आपके पास आऊँगा, कितना तैयार है भारत, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, जो अभी एक धमकी भरा संदेश आया है व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को जी, तो उसको किसी भी दृष्टिकोण से हल्के में ले नहीं सकते। बिल्कुल, तभी हम ये सवाल उठा रहे हैं। फूक फूक के पीता है। इतना बड़ा 26/11 का हमला हुआ था, पूरा विश्व उससे दहल गया था। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अब कोई भी धमकी अगर मिलती है या इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी, सोमालिया से जो हुआ है
उसके सर कुछ भी आपको कुछ भी मुमकिन है। लाल किले की ताकीद से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने जब राष्ट्र को संबोधन करे तो उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है और विस्तारवाद से है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। जब आतंकवाद की उन्होंने बात करी तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था, विस्तारवाद की बात जब करी तो चीन की तरफ इशारा था, एक्सपेंसिव जो नीति है चीन की। तो ये समझना पड़ेगा, ये लोग प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते हैं और ये जो मुल्क है जो अमन शांति चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बनी रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान उस स्वर्णिम दौर की तरफ रुख कर गया है कि जब दोबारा हम उस दौर को ला सकते हैं कि जब हिंदुस्तान को स्टोरेज के लिए कहा जाता था, एक दौर इस तरह का हुआ करता था। बशर्ते हम अपनी धारणा बदले, परसेप्शन बदले अपने महान मुल्क के बारे में। हम कोई ऐसी किसी तरह की कोई बाधा नहीं है कि जब हम अपने हिंदुस्तान महान मुल्क को विश्वगुरु नहीं बना सकते, महाशक्ति नहीं बना सकते। इसमें तो क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है और यहाँ लोगों में आत्मविश्वास है। कोरोना काल में हमने जीते देखा। तो अब ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे धमकी के संदेश मिलते हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पर उसकी अच्छे से उसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कौन सा मुल्क यहाँ पर चाहता है कि अमन शांति बिगड़े और फिर वही उस जो धमकी बोला गई है कि 26/11 वाली यादें पैदा होंगी। ये कहते हैं कि किसी की इतनी जरूरत होती है कि हमारे हिंदुस्तान को ऐसे आंखें दिखाए या ऐसे धमकी भरे संदेश है तो यहाँ पर तुरंत एक अच्छा संदेश देना चाहिए। जरूर यहाँ पर बोलूंगा, ये 2020 का हिंदुस्तान है, नया भारत है। बाकी मुल्क तो बोलते हैं कि हम अपने नए मुल्क का निर्माण करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम बोला करते थे हर एक भाषण में नया पाकिस्तान, वो तो अपनी गलती नहीं संभाल पाए, लेकिन हमने नए भारत का भी निर्माण उसकी नींव रख दी है और साथ में नए कश्मीर की भी। तो ये बातें समझ आते हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको ये बड़ी बातें समझ आते हैं और अब यहाँ पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं गंभीरता बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसे इनपुट्स को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। सभी, चाहे कोई इनपुट आए, चाहे कोई इस तरह का धमकी भरा संदेश आए, उनको गंभीरतापूर्वक लेना होगा। तभी शायद जो भारत ऐसे हमलों से कहें या ऐसी स्थितियों से कहें बच भी सकता है और उससे निपट भी सकता है। सर्वेश्वर पाठक जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूँगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो प्रधानमंत्री की किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे सख्त संदेश मंचों से देने की बात हो, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां वाकई में सामने आकर खड़ी होती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे फेलो पैनलिस्ट जो बिपिन सर और ललन सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस, हमारे गवर्नमेंट की जो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है, लड़ाई है, वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि हमारे जो पहले सीडीएस और दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी थे, उन्होंने कहा था कि भारत को 2 फ्रंट पे लड़ना है, एक चाइना हो गया, एक पाकिस्तान, और हाफ फ्रंट जो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं, जो हमारे स्लीपर सेल्स इन आतंकियों की मदद वाले, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तो बहुत तैनात है, जहां भी घटना होती है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन ये जो हाफ फ्रंट वाले जो है, हमारे घर के अंदर जो गद्दार छुपे बैठे हैं, उससे निपटने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी पॉलिसी की जरूरत होगी और उसमें हर आम नागरिक का सहयोग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर वो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं तो फिर वहां उसको जो लोकल हैंडलर्स होते हैं उसको सपोर्ट देते हैं, तब जाके वो कोई भी घटना का अंजाम देता है जी। अगर आप नाइजीरिया की आज की घटना जो हो रही है वहां पे उसका अगर देखें तो उस रीजन में, सोमालिया में, और ये जो अल शबाब है पिछले 10 सालों से पूरे देश को तबाह कर रखा है। वहां की इकोनॉमी, वहां की ये पूरी चरमरा गई है। और जो पूरे अफ्रीका के रीजन में है, वहां पे बोको हराम, अल शबाब, केनिया के रीजन में आ जाइए तो वहां पे अल हिजरा, ये 3 आतंकवादी के संगठन है और ये तीनों के तीनों इस्लामिक फंडामेंटल आतंकवादी संगठन है जी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब विश्व के कहीं भी कोने में अगर आतंकवाद की घटना होती है
तो उसमें मुस्लिम ही शामिल होते हैं, इस्लामिक टेररिस्ट ही शामिल होते हैं जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, अगर यूएन के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं या G20 का हो, ग्रुप का हो, G7 हो, या कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की वार्ता होती है, उसमें हम जरूर आतंकवाद का जिक्र करते हैं और बाकी के देशों जो इंटरनेशनल लेवल पे उनसे सहयोग भी परस्पर करने और पॉलिसीज बनाते हैं कि इस आतंकवाद नाम की जो बीमारी है इससे कैसे निपटा जाए। निश्चित रूप से आतंकवाद जैसी बीमारी से कैसे निपटा जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति है उसको मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाकर ठोस संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पर मैं ललन सिंह जी आपके पास आऊँगा, कि जो बात अभी सर्वेश्वर पाठक जी कर रहे थे कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, पॉलिसी रिक्वायर्ड है, तो क्या रणनीति जो है वो होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? ने बहुत सही कहा, लेकिन मैं पहले दो बातें और रख देता हूँ आपको जी। हाल के दिनों में सहारनपुर और कानपुर के अंदर हबीबुल और नदीम पकड़े गए जी। उसके बारे में जो पूछताछ इंट्रोगेशन में सटीक जानकारी मिली है, तो उसमें जैश ने हबीबुल को 15 से लेके 17 साल के बच्चों को आत्मघाती मतलब फिदाई बनाने का मतलब उनका निर्देश था। सोमालिया में भी फिदाइन हमला ही हो रहा है, सोमालिया वाला हमला भी फिदाइन ही है। हाँ, तो मैं पहले इसको आपके दिमाग में और नजरों में इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 दिन पहले हबीबुल और नदीम जो सहारनपुर और कानपुर से पकड़े गए, अब उनका जो कार है वो गुजरात में मिला है और उत्तर प्रदेश और गुजरात के एटीएफ इससे ऑपरेशन करने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि उसमें 20 से 22 लड़कों को उनके कॉन्टेक्ट नंबर मिले हैं जिसकी उम्र 15 से लेकर 18 साल की है। ये कितनी डेंजरस हालात बन रही है ये सोचने का है। जैश ने हबीबुल को कहा था कि आप इन लड़कों को तैयार करो और जो हमें अच्छे लगेंगे उनको हम पाकिस्तान में लेकर चलेंगे। और उसका सोच यही था कि 15 साल का जो बच्चा होता है उसका जो मनोभाव होता है वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल होता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जो बोला और पूछा कि कैसी क्या टेक्निकल तौर तरीके इनके साथ अपनाना है, तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक फंडिंग जहाँ इनको हो रही है उसके कमर को तोड़ा जा रहा है। सुरक्षा बल चाहे वो जमीन हो, आसमान हो और चाहे और सूचना तंत्र नीतू नोवेसिस में हो, उसकी कलेक्शन लगातार हो रही है। इसी बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि फुलवारी शरीफ पटना के अंदर अभी जो दस्तावेज मिले हैं उसमें 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उन्होंने 2 महिला ब्रिगेड की पूरी मतलब कार्यक्रम मतलब स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें बिहार, यूपी, केरला, गुजरात और वेस्ट बंगाल और असम, जिसमें एक महिला ग्रुप ऐसा जो कि एकदम अशिक्षित हो, गाँव से रिलेटेड हो और उनको हम सोच चाहें उस तरीके से उसको ढाल लें, और दूसरी महिला ब्रिगेड वो जो बुद्धिजीवी वर्गी हो और वो उस तरीके से लोगों के मनोभाव को पूरी तौर से भारत के खिलाफ बनाए। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि नेटवर्क जो स्लीपर सेल का है, चाहे वो जैश का हो, लश्कर का हो या अलकायदा से रिलेटेड यहाँ कोई खड़ा हो, ये सबका सोच एक ही है कि भारत के अंदर इस तरह का माहौल बना जाए कि 2047 नहीं उससे पहले ही भारत के अंदर पूरा अव्यवस्था हो जाए। लेकिन आपके सोच के अनुसार भारत सरकार भी अपने पूरे एक्शन से, और यही कारण है कि ना घुसपैठ हो पा रहा है, बस इसलिए हो रहा है कि वो घाटी में, कभी अमृतसर में और कभी बिहार के मिथिलांचल और नेपाल से नजदीक का जो इलाका है उसमें अपने आप वजूद को दिखाना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि इसी बीच में चीन और पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपने ताकत से भारत के माहौल को बाहरी सुरक्षा ही नहीं आंतरिक सुरक्षा देगी कोशिश लगातार नापाक इरादों को जारी कर रखा है। और जो हयात के ऊपर ये सोमालिया में इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक साजिश जो भारत को इसके ऊपर पूरी सख्त और नेस्तनाबूद करने का सोच और एक्शन पूरी तौर पे होनी चाहिए। कोई राजनीति नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, और भारत के अंदर में अगर कोई बेतुकी बयान देता हो, कहीं ये बोलता हो वोटिंग के बारे में, कहीं जेल के में कोई
राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ फजूल बोलता हो, उसके ऊपर भी एक्शन बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा ललन सिंह जी आपके पास। विपिन जी, एक बड़ा अहम विषय उठाया है कहीं ना कहीं ललन सिंह जी ने, कि जो 15 से 16 साल के युवा हैं उनकी मनोदशा के साथ खेलने की कोशिश हो रही है, उनको फिदायनी अटैकर तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने ये शायद बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाहर जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़नी है वो तो लड़नी ही है, लेकिन बॉर्डर से ज़्यादा आंतरिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है। आंतरिक लड़ाई इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भटकने से रोकना है। तो ऐसी स्थिति में इसे कितनी बड़ी चुनौती जो है वो माना जाए? बहुत ही उम्दा उन्होंने अपने विचार रखे। देखिए, बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि अगर जी हो जाएगा तो इससे ज्यादा जल्द मुद्दा क्या हो सकता है। हमने इतने साल देखा कि कैसे धरती का स्वर चढ़ाने वाला कश्मीर, जो हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, वहाँ का युवा गुमराह हो गया था, अपनी ही फौज को दुश्मन समझ बैठा था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और वहाँ पर सही मायने में किसका उद्धार हुआ जी, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है किसका उद्धार हुआ था। आम आदमी का तो उद्धार हुआ नहीं। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। एक नई सुबह का आगाज हुआ जब 370 और 35 से धारा को हटाया गया, एक नए कश्मीर की नींव रखी गई। और यहाँ पर सबको अपना प्रयास, अपना जगह को निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अधिकारों के लिए भी हम सड़क को ऊपर लेते हैं, वहाँ पर हम शोर गुल करके होड़ा मचाते हैं कि हमारे अधिकार हमारे को दीजिए। अपना कब निभाएंगे, जिम्मेदारी कब निभाएंगे? यही बात है कि जब पहले प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें इजाफा करा गया, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। यहाँ पर कुछ बातें जो राष्ट्र हित की होती है, देश हित की होती है, जन मानव से जुड़ी होती है, वहाँ पर आप अगर सारे विपक्षी दल सत्ता पर देश मंच में खड़े दिखाई दे, इस तरह की बात हो सकती है। आपका सपना मकसद एक होना चाहिए, अपने महान लोगों को अपने बीच गुरु बनाना है और मुल्क को जवाब देना है। जो दुश्मन नापाक इरादे रखते हैं हमारे हिंदुस्तान की तरफ, एक बार अगर आपके पास एक सॉलिड दौर है कि एग्जिट का ये द्वार सिमर चुका है, जब बड़े बड़े देश के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे, उनको समझ आ गया कि ये साजिश नहीं करना, नशे के अंबार रख गए थे, संचार घाट, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी। तो ये बात समझनी पड़ेगी। अगर चीन से बड़े बड़े मुल्क व्यापारिक नातों से बाहर निकलते हैं तो उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी, अपनी परसेप्शन, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एक मंच पे होना पड़ेगा। राजनीति के लिए बेशुमार लोगों ने एक दूसरे के लांछन लगाने के लिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पाठक जी, एक बड़ा अहम विषय निकलकर सामने आ रहा है। जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके पीछे दो ही कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला ये, या तो आतंकी मंसूबे हों, इस्लामिक मंसूबे हों। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो बड़ा मायने रखता है। सोमालिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो वहाँ पर दखल है वो बढ़ रहा था, और इस बात से शायद कहीं ना कहीं अल शबाबी खुश नहीं था। और यही एक बड़ी वजह अभी तक के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मानी जा रही है कि इस हमले को प्लान किया गया और इस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया। आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में राजनीतिक रूप से इस तरह की चीज़ें जो हैं ऐसे बड़े हमलों का कारण बनती हैं आमतौर पर? देखिए, कुछ तो राजनीति का इसमें हस्तक्षेप होता है। अगर भारत का उदाहरण ले तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर सेना के सहयोग से जो हमारे आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाते थे उससे का उत्तर देने के लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी जिन्होंने दशकों तक देश पे राज्य किया, उसने हमारी सेना की काबिलियत पे ही सवाल उठा दिया। पुलवामा हमले की घटना हुई, उस पे सवाल उठाते हैं। और अगर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, हम जाके उनके घर में ही घुस के मारते हैं, तो ये लोग ही सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। हमें बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजों का जवाब देना पड़ता है।
जबकि ये देश के ये लोग जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टी भारत में है, ये अभी के प्रेजेंट सरकार के से नाखुश हैं। वो मोदी विरोध में ये भूल जाते हैं और देश विरोधी बन जाते हैं, देश विरोधी काम करने लगते हैं। और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये जितने भी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं, जितने भी टेररिस्ट होते हैं, वो एक ही धर्म विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है, उसमें मुस्लिम के ही लोग होते हैं। और अगर भारत में ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम युवाओं को छोड़ देंगे। बुरहान बड़ी विडंबना है कश्मीर में जी। बुरहान वानी अगर कश्मीर में मरता है तो देखिए जेएनयू में वहां पढ़ने वाले छात्र जो देश के भविष्य का निर्माण करेंगे उसकी बरसी मनाते हैं और भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं। तो आप समझिए कि इसमें पॉलिटिकल संलिप्तता, भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी अभी क्या है कि बीजेपी को किसी तरीके से अलग थलग करो, उसके लिए हमें देश विरोधी भी बनना पड़े। तो इसमें जो है हर आम नागरिक को समझना और सोचना होगा। मैंने कहा था ना कि जनरल बिपिन रावत सर जी ने बोला था कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ना है। वो जो आधे फ्रंट की बात है ना, वो यही पॉलिटिकल पार्टी इनके रहनुमा जो बुरहान वानी को हीरो बताते हैं, अगर कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके कहते हैं कि ये मास्टर का बेटा है, उसमें उसकी बोल सबसे पहले ढूंढते हैं, उसमें कुछ मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होते हैं, सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो बड़ा निर्दोष था, ये तो बस ऐसे ही उठा लिया। कोई भी मजबूरी में हथियार नहीं उठाता, पूरे दमखम अपने होशो हवास में जाके हथियार उड़ाता। अभी जो आपने बोला था, ललन सर ने कहा था 14-15 इयर्स के बच्चों को तो पूरा प्लानिंग के साथ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और देखिए भारत में ना सिर्फ कंट्री को बल्कि एक जनरेशन को भी टारगेट किया जा रहा है जी। और 10 सेकंड और दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्या हुई, जितने भी बॉर्डर है, देखिए बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है, यूपी का भी लगता है। इन बॉर्डर स्टेट में देंगे तो एक धर्म विशेष की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और वहीं से ये आईएसआई के एजेंट निकलेंगे, आपको पीएफआई की गतिविधि करने वाले ज्यादातर लोग निकलेंगे। बिहार में देखिए अभी पीएफआई का जो जाल है पूरे तरीके से फैल चुका है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि सरकार तक तोड़ लिया जब कार्रवाई करने की बात हुई। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो चीजें पनप रही है, इसको देखना होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप करके वैसे एक्सट्रीमिस्ट को, वैसे तत्वों को नेस्ते नाबूद करना पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग यही कह रही है। बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, बैठना नहीं कि फिर हम पे तोहमत आएगा, डबल मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, करेंगे। डबल मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, यही ना, बॉर्डर पर अलग और आंतरिक लड़ाई अलग। आंतरिक लड़ाई अलग, वही 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। आधे फ्रंट पे जो लड़ाई है उसमें हम आप देश के हर आम नागरिक को भी सम्मिलित होना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जी ठीक है। मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ललन सिंह जी आपसे सवाल ले लेते हैं। जो ये एक बड़ा चिंता का विषय अब बनता जा रहा है, फिदायनी हमले, क्योंकि अभी तक क्या होता था आमतौर पर कि आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अंदर घुसने लगे, लेकिन सरकार ने कड़े कदम उठाए और अब जो घुसपैठ है वो कहीं ना कहीं लगभग बंद हो चुकी है। तो इससे शायद मैं समझता हूँ कि आतंकी जितने भी हैं संगठन वो तिलमिलाए हुए हैं, और यही वजह है कि अब जो देश के अंदर का युवा है उसको टारगेट करके, उसको भटका करके, उसको जो है इस तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। यानी कि ना तो आपको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सीधा अंदर से ही काम चला देंगे। लेकिन इसका मैं जवाब लूँगा, फिलहाल मुझे जाना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि भारत कितना तैयार है जो सोमालिया में हुआ। अगर इस तरह की कोई स्थिति भारत के सामने आकर खड़ी हो जाती है तो भारत कितना इस समय डिफेंसिव है और कितने हम अटैकिंग मोड के लिए तैयार हैं। तीनों खास मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ललन सिंह जी से हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जिस तरीके से 15 से 16 साल के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत के ही बच्चे को भटकाकर भारत के ही खिलाफ प्रयोग करने की साजिशें कहीं ना कहीं आतंकी संगठन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि इस पर भी एक बड़ी रणनीति बनाने की ज़रूरत है सरकार को। और ये एक बड़ा गंभीर जो है मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 युवा पकड़े गए और स्पष्ट तौर पर ये देखने को मिला कि ये युवा जो हैं ऐसे युवा हैं जिनको शायद उनकी उम्र से पहले ही भटका दिया गया। ललन सिंह जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? अनवर साहब, आंखें बंद कर लेने से संकट चल नहीं जाता। अगर मैं आंख बंद कर लूं तो मेरी जो संकट सामने है वो चलेगी। और आपने भी बहुत सही कहा कि अब कौन सी रणनीति होनी चाहिए जब चारों तरफ से घुसपैठ होनी मुश्किल हो रही है और ये हमारे ही बच्चों को, चाहे वो अशिक्षित हैं, गरीब हैं या किसी कट्टरवाद के नाम पे धार्मिक उनकी भावनाओं को भड़काकर जो ये एक्शन की तैयारी हो रही है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बात भी बहुत साफ है। आपने देखा स्वतंत्रता के पहले पूरी वाली हालात पैदा हुई थी, लेकिन रजौरी में हमारे जवान बहुत सतर्क थे और फिर भी हमारे आत्मघाती हमले में 4 जवान शहीद हो गए। हालांकि उनके भी 2 आतंकियों को हम लोगों ने खात्मा कर दिया। तो आत्मघाती जो विधायक का हमला होता है वो बहुत ही खतरनाक इसलिए होता है कि वो अपने आप को समर्पित ऊपर जन्नत जाने के लिए ही आते हैं। उनको इस बात की डर नहीं होती कि अब मेरा अगला क्या होगा, बस आए और उस जगह को जो उन्होंने चिन्हित किया हुआ है, वो वाइटल पॉइंट हो सकता है, वाइटल स्टेशन हो सकता है, फौजी जमाना हो सकता है और धार्मिक स्थान हो सकता है, जहाँ पे पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा टहलने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसको खत्म करने के लिए जैसा पाठक साहब ने और वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बताया, हम उस जगह को चिन्हित करेंगे जो हमें नजर आ रहा है। अब देखिए खुला हुआ नेपाल, मैं कई बार कई चैनलों पे जब बात होती है तो मुझे इस बात की जानकारी है 1200 से ज्यादा मदरसे पूरी तौर पे नेपाल के अंदर कार्यरत है। जब इस बात की पूरी रिपोर्ट है तो अगर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस के पास है तो दूसरी स्टेटों को समझने में क्या डाउट है। भारत संघीय प्रणाली का देश है, सिक्योरिटी से कोई समझौता यहाँ होने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्वार्थ राजनीति की पूरी करते रहो, और लेकिन अब आपको ये जान लेना चाहिए कि यूपी का सहारनपुर और सफुल्ला जो पकड़ा गया है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। ठीक है, मौके पे वो पकड़ा गया, उसकी सूत्र जो भी हैं उसकी जानकारी दी जा रही है और उसको नेस्तनाबूद करने का अपना एक्शन भी जारी है। आप देखा आपने सवेरे जम्मू के अंदर पूरी तौर पे रेड हो रहे हैं। ये छापामारी क्यों हो रहा है? अब्दुल्ला के घर में, क्योंकि वो पूरी तौर पे आर्थिक मदद उस इलाके को करता था। तो मतलब ये एक्शन जारी है। लेकिन पाठक साहब ने एक बात कहा कि हमें भी जागरूकता चाहिए, हमारी भी कुछ कर्तव्य, अगर अधिकार है तो कर्तव्य है। अगर कोई आदमी देश में रहकर देश के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो उसको भी आतंकी ही मानना चाहिए। ज्यादा उसको ठीक है बिल्कुल ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। विपिन जी, शुरुआत में हमने एक यही विषय जो है इस बिंदु पर चर्चा की थी कि जिस तरीके से मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास धमकी भरा मैसेज आया है, हालांकि इस तरह के मैसेज पहले भी कई बार आते रहे हैं, लेकिन विषय यही है कि पुलिस हो, सुरक्षा एजेंसियां हो, आईबी सीआईडी हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, ऐसे थ्रेट्स को, ऐसे संदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक नाव में कुछ AK-47 भी मिली थी। कुछ लोग इस चीज़ को दोनों चीज़ों से कनेक्ट करके भी देख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ कुछ और है। मेरा सवाल ये है
कि जिस तरीके से मुंबई को बार बार टारगेट किया जाता है या भारत के दूसरे बड़े शहरों में धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं, तो क्या ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, या इसके पीछे जो है एग्जीक्यूशन की भी कोई रणनीति होती है, लेकिन हमारी जो एजेंसियां हैं उस पर परिपक्व काम करते हुए उनको असफल करती हैं? देखिए, मैं कोई सुरक्षा का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात बड़े विश्वास से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में जो यॉट है, यॉट की अंदर ये जो AK-47 और एम्यूनिशन मिले, तो उसमें जो पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि टेरर एंगल है, लेकिन टेरर एंगल को फिर उस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब जो ये धमकी भरा संदेश मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को, तो जांच तो चल रही है। ATS और रायगढ़ पुलिस अपनी जांच कर रहे हैं। उधर जॉट में जो AK-47 राइफल्स मिले और एम्यूनिशन मिले, लेकिन अब क्योंकि धमकी भरा संदेश मिला है तो तार घेरने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप किसी भी जो हल्के में नहीं लिया जा सकता। राइटिंग ऑन द वॉल इज देयर। जब सामने तस्वीर आपको कुछ बता रही है, जताने की कोशिश कर रही है, कुछ आपको संकेत मिल रहे हैं, तो इसको अगर हल्के में लेंगे तो ये तो आपकी खुद की गलती होगी यहाँ पर कि इससे पहले कि इंतजार करा जाए कि पानी सर के ऊपर से जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उसके बाद फिर तो सिर्फ हम लोग हाथ से हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर समय की पुकार ये है कि यहाँ पर हमें अपने युवाओं को भी सशक्त, उनको अच्छे आगे बढ़ने के मौके देने हैं, उनको होलिस्टिक एजुकेशन की मैं बात कर रहा था चर्चा में अभी, कि वो उस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई आतंकी हमले होते हैं, उसमें अगर भारी ताकतें उसमें शामिल है, तो जब तक कोई अंदरूनी घर का व्यक्ति नहीं होगा तो उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो युवाओं को टारगेट बनाया जाता है, सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर युवाओं को, बच्चों को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, तो ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर सोच जानी चाहिए उस दिशा में कि आप राष्ट्रभक्त बनाए, युवाओं को उनको अच्छे मौके दें रोजगार के, इनको आगे बताएं कि कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उनको अच्छी शिक्षा मिले उनको, ताकि वो जो इंस्टिगेटर होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं इंस्टिगेटर या परपेट्रेटर, उनका काम तो बहुत आसान है। बच्चों के युवाओं को गुमराह कर दिया और जिंदगी बर्बाद कर दी, उनकी भी, उनके माँ बाप की भी। तो ये बातें समझनी पड़ेगी कि ये अगर ऐसा ट्रेंड चल रहा है, उसको उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, कुछ पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबको आपने इंटीग्रेट करना है, सबको शामिल करना है। लेकिन एक चीज और है विपिन जी, एक चीज और है कि जो सवाल, जो बात पाठक साहब ने उठाई, पाठक साहब ने कहा, सुनिए विपिन जी, सवाल सुन लीजिए। एक चीज और है बड़ी कि पाठक साहब ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं घर के अंदर ही सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है, चाहे वो राजनीतिक रूप की बात हो, क्योंकि चाहे विरोध में रहने वाला कोई भी दल हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समर्थन दे बैठता है, ऐसे संगठनों को समर्थन दे बैठता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया समर्थन ही क्यों ना हो, जिससे कहीं ना कहीं जो ये आतंकी हैं इनको एक बड़ा सहारा मिलता है। यानी कि मैं स्पष्ट तौर पर बात कर रहा हूँ, जो पाठक जी ने जिक्र किया था एक कांग्रेस के नाम का, कि JNU की बात कर लीजिए, जम्मू में कुछ होता है तो JNU में नारे लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे रोका जाए? इस तरीके की चीज़ों को रोकने की बड़ी ज़रूरत है शायद। देखिए, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं कि यहाँ पर किसी पे राजनीतिक दल, बिल्कुल हम भी नहीं उस चीज को चाहेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जी समझना पड़ेगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर सेना के शौर्य पे किसी ने सवाल उठाए, या सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया, या हमारे महान सेना के मुखिया को जो आप इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको सड़क का गुंडा बोला गया। बड़ा मेरे को बोलते हुए शर्म आती है, ऐसे कोई सोच कैसे सकता है? और ये भी सर किसी को समझाने की आवश्यकता है कि आप देश प्रेमी बने, देशभक्त बने। ये तो एक आपसे उम्मीद करी जाती है हर एक नागरिक से जो हिंदुस्तान में है कि आप में देशभक्ति होनी चाहिए, आप अपने देश के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। और यहाँ पर चाहे विदेशी ताकतें कोई भी किसी को भी किसी भी तरह का प्रलोभन दे दें तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्र सर्वोपरि, तो सबसे पहले आपका मुल्क, इसका क्या हित है ये समझना चाहिए। और यहाँ पर अभी समय आवश्यकता है कि यहाँ पर सबको शामिल करना चाहिए, जो
नीति है। और यहाँ पर अगर कोई हताश भी है, अगर एक उदाहरण दे, अगर कोई हताश भी होता है तो उससे ये, उसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ कोई ऐसे षड्यंत्र में शामिल हो जाए। ये तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब समय आ गया है कि यहाँ पर अगर आपने देश को, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है तो यहाँ पर पुख्ता कदम भी उठाने पड़ेंगे और सब पॉलिसी से काम से चलने वाला। ये बात हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, वो जिसकी नजर लगाते बैठा है कि हिंदुस्तान में अमन शांति ना बनी रहे, हमेशा माहौल बिगड़ा रहे और एक ऐसा परसेप्शन दिया जाए अंतरराष्ट्रीय पटल पे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक, बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, महसूस नहीं है, शर्म की बात है। यहाँ पर हमारा ये महान मुल्क है जिससे हमें फख्र है। यहाँ पर खून वालों की सैर निकालने की रवायत नहीं है, सदियों से, कई दशकों से, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, स्वाद, प्रेम, उसका प्रतीक है, ये जरूरत है। तो ये बातें बोलते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक या सिर्फ बहुसंख्यक का बोलबाला है, तो बात सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान सबका मुल्क है, यहाँ पर अमन शांति, हम लोग हर धर्म को मानने वाले हैं, सबका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब सबके प्रयास की आवश्यकता है, तभी देश को आप आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास। पाठक जी, शर्मा जी ने एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर उठाया कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने के लिए एक संदेश देने की ज़रूरत है, और शायद उनका यही कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर इस विषय पे कम से कम एक साथ आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये संदेश इंटरनेशनल रूप से नहीं दे पाएंगे तब तक कहीं ना कोई आकर इस बात का फ़ायदा उठाता रहेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा। आज आपके चैनल पे जो ये डिबेट हो रहा है, यहाँ पे 2 दिग्गज धुरंधर, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और उनकी एक बातें जो बोल रहे हैं वो अक्षरशः सही है। तो मैं बार बार उसी चीज की बातें करता हूँ। ललन सर ने जैसे बताया कि मदरसों का जो जाल बिछ गया है हमारे बॉर्डर एरिया में, और उनकी पूरी जो आंकलन है, रिपोर्ट है, वो पूरी सही है। उसी तरह विपिन सर अभी जो बता रहे थे वो भी पूरी तरीके से सही है। और हमारे देश में अभी जो हम देख रहे हैं, ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये सब चीज भारत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भारत में जो एक वर्ग है जिसके तुष्टीकरण के लिए हर पार्टी लगी पड़ी है जी, उसका यहाँ पे उसके साथ दुर्भावना हो रही है, उसकी दयनीय स्थिति है। इधर देखिए, जब नुपुर शर्मा वाला कांड को मैं थोड़ा लाना चाहता हूँ, उससे पहले एंटोनी जे बिलिंगटन यूएस के गवर्नमेंट का ये बंदा था, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और उसी के बाद नुपुर शर्मा वाला एपिसोड आया और पूरा उसका देखिए जो ये था, ये अरब के कंट्री हमें आंख दिखाने की कोशिश करने लगे। जिस अरब के कंट्री को पानी से लेके, खाने से लेके, फल फ्रूट से लेके इंडिया से जाता है, वो हम पे डिपेंड है। अगर हम तेल ना कर दें तो भुखमरी की स्थिति उनके यहाँ आ जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें तबाह करने की कॉन्स्पिरेसी चलती है, और ये स्टार्ट क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया गया कहीं ना कहीं। तो हाँ, उस समय इसलिए हुआ, अमेरिका से ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा था कि भारत तटस्थ था यूक्रेन के मामले में, रसिया का साथ देने में। तो हमें दबाने के लिए एक प्रकार साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही थी। और बार बार यही कहता हूँ, इवन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को, अब देखिए कांग्रेस की पार्टी जो है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी छुपके जाते हैं और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझौता करते हैं वो भगवान ही जाने। गवर्नमेंट लेवल पे होता है। सोनिया गांधी जी उस समय ना तो कोई मिनिस्टर थी, ना ही राहुल गांधी मिनिस्टर। मैं इस चीज को अभी यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि उसका कारण है, हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो कोई राजनीतिक केंद्र बिंदु नहीं है। हमारा केंद्र बिंदु आज की चर्चा का यही है कि अगर भारत के सामने कोई ऐसी चुनौती आ जाती है तो उसके लिए भारत कितना तैयार है, कितने डिफेंसिव मोड में है, कितने अटैकिंग मोड में है हम लोग, और किस तरीके की रणनीति भारत सरकार के साथ साथ
आम लोगों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए कदमों को उठाना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। ललन सिंह जी, सीधा आपके पास आऊंगा। अभी बात कर रहे थे जिस तरीके से पाठक साहब ने अपनी पूरी चर्चा में एक चीज कही उन्होंने कि जो इंटरनेशनल इमेज है भारत की, वो कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास कुछ कंट्रीज करती रहती हैं समय समय पर। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, हमने शुरू में भी इस बात की चर्चा की कि बहुत ज़्यादा पकड़ बनाई है और जो भारत की छवि है उसको मजबूत करने का प्रयास भी किया है, लेकिन ये जो हो रहा है, ये आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य क्या है, कौन लोग हैं और इसको कैसे रोका जाए? बहुत आपका कहना सही है और पाठक साहब का भी। शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। इस देश में अब एक सतर्क और पक्का इरादा के साथ हमारी सरकार की नीति जो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहता हूँ, लंका को कितनी आर्थिक और तरीकों से, सामरिक तौर पे भारत मदद कर रहा है, लेकिन देखिए लंका खुद के साथ भारत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। चीन से जहाज जासूसी को नजदीक में लाता है। भारत हर तरह से अपने पड़ोसियों को बेहतर तरीके से अपनापन। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ललन सिंह जी, जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि इस चीज़ को रोकने की बड़ी ज़रूरत है कि जो 15 से 16 साल के बच्चे हैं उनको किस तरह भटकने से रोका जाए और ओवरऑल स्थिति को, जो भारत की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो विदेशों में खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे बचा जाए। देखिए, ये जो आतंकी संगठन जिसने सोमालिया के ऊपर ये नापाक हरकत किया है, ये सऊदी अरब का एक बहावी इस्लामिक ग्रुप है। शर्मा साहब, पाठक साहब को पता भी होगा, ये उस कट्टर ग्रुप और धर्म से रिलेटेड है। इनकी सोच ही दो ही है जो आपने पहले बताया, इस्लामिक पूरी परिवर्तन दुनिया में, और दूसरा और कोई भी यहाँ अपनी वजूद को स्थापित न करे, जो दुनिया के मानवाधिकार के और इस सच को ये पर्दा डालना चाहता। तो नंबर 1, भारत के अंदर जो मदरसे हैं जिस पे काम चल रहा है, उसको ये पूरी तौर पे सर्वेक्षण, और अगर उसमें सुधार और उसकी जो गलत नीतिगत कार्यक्रम चल रहे हैं उसके ऊपर पूरी तौर पे रोक लगा दी जाए। जितनी भी संगठन, चाहे वो PFI हो, SDPI उसके नीचे बैठा हो, या देश के अंदर कोई भी धर्म और किसी भी कट्टरवाद से जुड़ा हुआ है, उसको भी आप प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। और तीसरा बात, अगर कोई भी बेतुकी बयान किसी देशद्रोही के सपोर्ट में देता हो, अनावश्यक नीतिगत मामले को, माहौल को खराब करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर एक जैसे सामान्य आदमी उसको रसूखदार सोच के उसको छोड़ना नहीं। और भारत एक मजबूत देश है, बहुत बड़ी आबादी और क्षेत्रफल अपने पास है। हम दुनिया में अपने तरीके से जीना है और तरीके से हमारी नीति चलती है, हमें किसी से चलिए ठीक है पाठक साहब, समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड है सिर्फ, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपका। देखिए, सोमालिया में जो भी घटनाएं हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत में अगर ऐसा धमकी भरा पत्र मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया है तो सरकार तो बहुत सजग है। खास में महाराष्ट्र में बीजेपी की भी सरकार आ गई है, अब उनकी होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि सरकार इंटेलिजेंस इनपुट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी और भारत में ऐसी कोई भी घटना होने नहीं देगी। ठीक है। विपिन शर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड, फाइनल कमेंट। देखिए, इस समय की पुकार है कि आप हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना की आवश्यकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वही बात कुछ हम लोग राष्ट्र से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, हमारे महान लोग हिंदुस्तान से जुड़े होते हैं, वहाँ पर एक बात होने की आवश्यकता है। गुरु बन पाएंगे, ऐसे जो हम लोग होते हैं उनको रूप और दे पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों आप खास मेहमानों का। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को और मजबूत होने की ज़रूरत है और पूरे विश्व में एक संदेश देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद के मुद्दे पर एक हैं
और कोई भी हिंदुस्तान की छवि को ग्लोबली खराब नहीं कर सकता। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।